हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रा में जो रेफरेंस लेते हैं उसकी बात करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एनएमआर स्पेक्ट्रा में हम रेफरेंस लेते हैं टेट्रामेथिलसिलेन। टेट्रामेथिलसिलेन मोस्ट कॉमन रेफरेंस होता है एनएमआर स्पेक्ट्रा में, क्योंकि टेट्रामेथिलसिलेन में 12 प्रोटॉन होते हैं, केमिकल इनर्ट होते हैं। ठीक है, इसकी डेल्टा की वैल्यू क्या आती है? 0 के पास आती है। इसके कैरेक्टर की बात करें तो केमिकली इनर्ट होता है, मिसिसिबल होता है सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, हाईली वोलेटाइल होता है, आसानी से किसी भी सैंपल से में से रिमूव भी कर सकते हैं, कोई इंट्रामोलिकुलर एसोसिएशन नहीं करता सैंपल के साथ। ठीक है, और इसमें 12 प्रोटॉन होते हैं और सारे के सारे क्या होते हैं? मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट होते हैं। इसी कारण से हम इसे टीएमएस को रेफरेंस के रूप में लेते हैं। तो अब बात करते हैं हम केमिकल शिफ्ट के बारे में। तो एनएमआर स्पेक्ट्रा में सिग्नल की जो प्रोटॉन का जो सिग्नल या उसका जो पोजीशन होता है वो हमें उस मॉलिक्यूल के नंबर और पोजीशन के बारे में बताता है। तो प्रत्येक प्रोटॉन का इन्वायरमेंट क्या होता है, इसमें अलग अलग होता है और अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड को ये एब्जॉर्ब करते हैं। जब मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इसके कंपाउंड के अंदर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं? सर्कुलेट होते रहते हैं। उनके सर्कुलेशन के कारण भी एक सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में टक्कर होती है। अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के या तो अपोज हो सकता है या उसकी डायरेक्शन में हो सकता है। अगर अपोज होता है तब कंपाउंड कहाँ जाता है, डायरेक्शन में होता है तब कंपाउंड का सिग्नल कहाँ जाएगा, इसकी बात करते हैं। जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपोज होता है तो प्रोटॉन्स की जो पीक्स होती है वो शील्डेड हो जाती है। यानी प्रोटॉन्स की पीक क्या हो जाती है? शील्डेड। मतलब किस में जाएगी? अप फील्ड की ओर। मतलब उसकी डेल्टा पिक्स क्या आएगी? लगभग 0 के आसपास आती है। और टीएमएस हाईली शील्डेड होता है, जिसकी पिक्स कितनी आती है? 0 ppm। डेल्टा इक्वल्स टू 0 ppm पे आती है। और प्रोटॉन के पिक्स का शील्ड होना, यानी इसे हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्योंकि ये कब जनरेट होता है? जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड हम लगाते हैं दोनों क्या होते हैं? अपोज होते हैं। जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन में हो जाता है तब ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन होने के कारण वो क्या करते हैं? रेनफोर्स कर देता है। और पीक्स कहाँ आती है? डी शील्डेड, यानी डाउन फील्ड में आती है। पीक्स की वैल्यू, डेल्टा वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है, लगभग 5 से ऊपर आती है। मतलब इसका जो एरो जाएगा वो किधर की जाएगा? बढ़ती हुई पीक्स की तरफ जाता है। इसे हम बोलते हैं प्रोटॉन का डी शील्डेड हुआ। अगर प्रोटॉन के ऊपर क्या लग रहा है? शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है, तो इसका मतलब प्रोटॉन के जो पीक्स को, सिग्नल को लेने के लिए हमें हाई स्ट्रेंथ वाला हमें एक्सटर्नल फील्ड लगाना पड़ेगा, जिससे वो प्रोटॉन क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और उससे हमें सिग्नल मिलेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रोटॉन का शील्डेड। और जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड उसके डायरेक्शन में होता है तब ये अप फील्ड, डाउन फील्ड में अपना सिग्नल देता है। इसे हम बोलते हैं डी शील्डिंग इफेक्ट। ये हमने बात कर ही ली है। तो अब हम बात करते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट लग रहा होता है प्रोटॉन के ऊपर, तब प्रोटॉन को रेजोनेंस करने के लिए, फ्लिप करने के लिए, सिग्नल लेने के लिए ग्रेटर एक्सटर्नल फील्ड की रिक्वायर्ड होती है। और शील्डिंग शिफ्ट में एब्जॉर्प्शन करता है तो अप फील्ड में सिग्नल देता है, डी शील्डिंग शिफ्ट में एब्जॉर्प्शन करता है तो डाउन फील्ड में सिग्नल देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सिग्नल की शिफ्टिंग होना, क्या कहते हैं? सिग्नल की शिफ्टिंग होना किसके कारण? या तो शील्डिंग इफेक्ट के कारण या डी शील्डिंग इफेक्ट के कारण प्रोटॉन क्या करता है? अपनी पोजीशन, जो ओरिजिनल पोजीशन होती है वहाँ पिक्स ना देके कुछ शिफ्ट कर जाता है, और उसे ही हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। अब केमिकल शिफ्ट की मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो देखो स्टूडेंट्स, केमिकल शिफ्ट की जो मेजरमेंट की जाती है वो हमेशा टीएमएस, एक रेफरेंस मैं पहले बात कर चुका हूँ टीएमएस के बारे में, उसके सापेक्ष ही हम इसको पिक्स को देखते हैं। तो टेट्रामेथिलसिलेन हम रेफरेंस के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक बात और कि एनएमआर स्पेक्ट्रा में 2 स्केल, जो मैंने इसकी भी पहले बात कर चुका हूँ कि 2 स्केल ये थे, एक डेल्टा स्केल होता है, एक टो स्केल होता है। तो डेल्टा स्केल क्या? डेल्टा स्केल को हम एक्सप्रेस करते हैं पीपीएम में,
इसे प्राप्त करने का फॉर्मूला जो इक्वेशन होती है डेल्टा बराबर एच एस माइनस एच आर अपॉन एच आर इंटू 10⁻⁶। क्या हम कह सकते हैं कि डेल्टा सैंपल इक्वल्स टू न्यू सैंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस इंटू 10⁶ ppm। तो इस प्रकार इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ न्यू एस एंड एच एस क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैंपल, और न्यू आर एच आर होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेफरेंस। अब बात करते हैं टो स्केल। देखो डेल्टा और टो एक दूसरे का रिलेशन होता है, टो इक्वस टू 10 माइनस डेल्टा, यानी डेल्टा जो होता है 0 से बढ़ते हुए नंबर में स्टार्ट होता है, लेकिन टो 10 से उसके टो की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 माइनस डेल्टा। तो इससे हमें टो की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अगर हम बात करें केमिकल शिफ्ट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, देखो केमिकल शिफ्ट को जो इफेक्ट करेंगे, एक तो इंट्रामोलिकुलर फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जिसमें इंट्रामोलिकुलर फैक्टर में आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट आप सब लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस से जनरेट होता है, दो प्रकार का होता है, प्लस आई और माइनस आई। दूसरा वान डेर वाल्स डीशिल्डिंग। तीसरा एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, इसकी बात हम आगे करेंगे। इंटरमोलिकुलर फैक्टर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टेम्परेचर, सॉल्वेंट्स, ये इंटरमोलिकुलर फैक्टर हैं